हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिपांशु सोनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया पर। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक थर्ड, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? ऑब्जेक्टिव्स वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जो मैनेजमेंट को अचीव करने होते हैं, या जितनी भी एक्टिविटीज मैनेजमेंट कर रही है वो आखिरकार कर किस लिए रही है, मतलब वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, कौन से वो गोल्स हैं जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है, जो स्टैंडर्ड्स उसने सेट किए थे वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेनली ऑब्जेक्टिव्स तीन तरीके के होते हैं मैनेजमेंट के जो उसको अचीव करने होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसका सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ से रिलेटेड। दूसरा है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी को उसको के टुवार्ड्स उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्दर क्लासिफाई करें तो हम तीन तरीके के होते हैं, जो कि पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहले टाइम में क्या होता था, जो मेन फोकस किया जाता था वो करा जाता था प्रॉफिट पर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव्स का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था प्रॉफिट कमाना। बट इन 21st सेंचुरी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो है सर्वाइवल। मतलब कैसे, किस तरीके से किसी भी बिजनेस को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सरवाइव कराया जाए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा वास्ट कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो वहां पर सरवाइव कैसे करा जाए, और सरवाइव कर सकते हैं विद रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, या फिर कॉस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं, तभी आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रॉफिट, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिना प्रॉफिट कमाए वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। थर्ड इज ग्रोथ। प्रॉफिट और सर्वाइवल के बाद अगर ये दोनों ही चीज एक कोई कंपनी कर पा रही है, तो उसको उसके बाद क्या करना है, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? या तो कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा सकती है, या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए जब बिजनेस स्टार्ट करा था तब 50 एम्प्लॉयज थे, आज उसके 100 एम्प्लॉयज हैं, तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो उसका टुवर्ड सोसाइटी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे विद रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस के साथ मतलब कम पैसों में और ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर्स को। और अगला हम देखें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो पब्लिक में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब किसी को रोजगार प्रोवाइड कर रही है, ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अपने जो सोसाइटी है वहाँ पर बच्चों के लिए फ्री स्कूल्स वगैरह, उनके लिए फ्री जो कैंप लगाए जाते हैं, हेल्थ कैंप्स, तो वो सब भी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव है। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के वो मेथड्स अपनाना जो इकोनॉमिक फ्रेंडली हो। इकोनॉमी फ्रेंडली मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन ना करे और रिसोर्सेज भी हमारे कम से कम यूटिलाइज हों। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो एम्प्लॉय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको एडिक्वेट सैलरी देना, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, मतलब ऐसे ही कहीं उल्टी मतलब कहीं कचरा वगैरह हो रहा है वहां कोई काम नहीं हो रहा, मतलब अच्छी जगह पर काम हो रहा है। पीयर रिकग्निशन मतलब स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह देना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको फर्दर ट्रेनिंग वगैरह देना। सोशल रिकग्निशन मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह जो उनको दिए जाते हैं वो सब देना। तो ये हैं ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के, तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 4, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।
तो पहला जो इम्पोर्टेंस है, मतलब मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, तो पहला इम्पोर्टेंस है अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट किए थे वो अचीव कर पाना, ये पहला इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का। जैसा कि हमको पता है, जो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी गोल ओरिएंटेड होती हैं। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है, उसके लिए सारी एक्टिविटीज फ्रेम होती हैं, प्लान पॉलिसीज वगैरह जो भी है मैनेजर सेट करते हैं। वो किस लिए करते हैं, एक अपने कॉमन गोल को अचीव करना। तो ये वही है अचीविंग ग्रुप गोल, जो कि पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ये जो मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनने में। किस तरह के, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, और अगर वो कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे अपने रिसोर्सेज का, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी भी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड वन इज क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो मैनेजर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली उसमें चेंज, वो उसको पहले तो एनालाइज करते हैं और उसके ही रिगार्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वो चेंजेस करते हैं। तो जब वो एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और उसमें चेंजेस फिर करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंगली, तो वो क्या होता है, कंपनी के अंदर एक डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंज कर देता है। जिसका मतलब कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, हर एक चीज को वो फ्लेक्सिबल कर देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। तो इट इज अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हम नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो पहला हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक थर्ड, उसमें देखा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, अगर वो उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लाई कर पाती है तो ये एक अच्छी बात बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके थ्रू क्या होता है, अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, पर उसके साथ साथ हमको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि हमको एम्प्लॉयज को भी खुश करना है, वो उनको भी एडुकेट सैलरी वगैरह देनी है। तो हमको सोसाइटी को भी देखना है, जो कि हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। मतलब हमको सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है हमको, और ये नहीं देखना कि सिर्फ हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, हमारा प्रॉफिट हो गया, ग्रोथ हो गया, बस यही काफी नहीं है। अगर आप सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लाई नहीं कर पाए किसी भी कोई भी कंपनी में, तो वो कंपनी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसोर्स कंपनी लाती है अपने पास, वो सोसाइटी के पास से ही लाती है, और जो लेबर उनको मिलती है वो सारी एम्प्लॉयज से ही मिलती है। तो उनको ऑब्जेक्टिव्स भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस यही थी। तो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको अब ये देखना है कि मैनेजमेंट का आखिरकार नेचर कैसा है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की बात करें, तो उन्होंने, कोई बोलता है कि मैनेजमेंट साइंस है, किसी ने बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, और कोई बोलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम अपने कामों को थ्रू अदर्स करवा सकते हैं। बट एक्चुअली नेचर क्या है मैनेजमेंट का, ये हमको तभी पता चल सकता है जब हम इन तीनों चीज़ों के फीचर्स देखें। जैसे साइंस के भी फीचर देखेंगे हम, आर्ट के भी फीचर देखेंगे और प्रोफेशन के भी फीचर देखेंगे। अगर इन तीनों के फीचर अगर मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट या तो साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन हम सबके फीचर देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। तो साइंस का अगर हम पहले फीचर बात करें, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाले जो फीचर है वो तीनों में कॉमन है। और इसका मतलब ये है कि साइंस और आर्ट और प्रोफेशन तीनों का एक वेल डिफाइंड स्टडी मटेरियल है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल है, जिसके थ्रू आप साइंस की नॉलेज ले सकते हैं, आर्ट की नॉलेज ले सकते हैं और प्रोफेशन की नॉलेज ले सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप मैनेजमेंट में भी देखें, तो मैनेजमेंट का भी खुद का एक ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड एक स्टडी मटेरियल है, जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जानकारी ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये वाला मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, अब साइंस का हम दूसरा फीचर देखेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब ये है कि जो साइंस के मेनली जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं, और वो काफी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैटिक होते हैं। आप उनको कभी भी अप्लाई करेंगे तो वो सेम रिजल्ट्स देंगे। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट में हमको
एक्चुअली करना क्या पड़ता है, ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसको हमको एनालाइज करना होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हमेशा सेम तो रहता नहीं है। किसी ह्यूमन का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, तो उसको फोरकास्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो ये वाला जो फीचर है वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता। तीसरा फीचर देखेंगे हम साइंस का, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, उनको साइंटिस्ट वगैरह टाइम टू टाइम रिपीट करते रहते हैं। अब बात करें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में भी जो आप देखेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये भी फीचर मैनेजमेंट में मिल जाएगा। तो करंटली हमने देखा अभी तक 2 फीचर तो मैनेजमेंट में मिलते हैं साइंस के, ये वाला फीचर नहीं मिलता। और जो लास्ट है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये वाला भी फीचर मैनेजमेंट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करें, अगर आप उनको कभी भी लगा के देखेंगे तो वो सेम रिजल्ट ही देंगे हर बार, वो यूनिवर्सल वैलिड है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो मैनेजमेंट में मे भी हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वो सेम रिजल्ट नहीं देता, तो वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं हो सकता। तो अगर हम साइंस की बात करें कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, तो मैनेजमेंट प्योर साइंस तो हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ हम उसको एक हद तक इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस जरूर बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। पहला फीचर जो कि सब में कॉमन था वो हम देख ही चुके हैं। अगर हम दूसरे फीचर की बात करें, इसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तो आर्ट में क्या होता है आप समझिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं होती, उसमें क्या है हमको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। अगर हम आर्ट में बात करें, जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर की है उसको किस तरीके से हमको अप्लाई करना है इन द रियल लाइफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक में जो म्यूजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको राग वगैरह तो सारे आते हैं, बट टू अप्लाई दैट राग इन म्यूजिक इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में भी ज़्यादातर मैनेजर्स जो होते हैं सबको प्रिंसिपल्स रटे होते हैं, सबको आते हैं, बट उसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, और इसी को हम आर्ट बोलते हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये मैनेजमेंट में भी देखा जाता है। तो ये जो सेकंड फीचर है वो मैनेजमेंट में भी आता है। तो अगर हम थर्ड फीचर की बात करें आर्ट की, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो आर्ट हमारे पास आती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है और हमको बहुत ही क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में बात करें तो मैनेजर्स को भी जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा रिवाइज वगैरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सोचना पड़ता है उनको, और बहुत ही ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर हम देखें मेनली इसके 3 फीचर हैं आर्ट के, और तीनों मैनेजमेंट में भी आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो ये रहा, मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं एज ए साइंस, एज एन आर्ट, बट साइंस में हम उसको प्योर साइंस नहीं बोलेंगे, हम उसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे। चलिए अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो पहला फीचर जैसे मैंने कि बताया सब में कॉमन है, वो तो है ही। अगर हम बात करें कि सेकंड फीचर की रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो अगर आप प्रोफेशन में बात करें तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक एग्जामिनेशन वगैरह कराए जाते हैं, तो अगर आप उनको क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को कैरी ऑन कर पाएंगे। बट फिलहाल में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में ऐसा है नहीं कुछ मैनेजमेंट में। लेकिन अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो वहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर जो कोर्स है वो करना पड़ेगा और उसके एग्जामिनेशन क्रैक करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप मैनेजर्स अपॉइंट हो सकते हैं। तो फिलहाल तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ये मैनेजमेंट में ये वाला फीचर प्रोफेशन का नहीं आता, बट इन द कमिंग फ्यूचर टाइम इट कैन बी पॉसिबल दैट ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में आ जाए। तो नेक्स्ट फीचर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे डॉक्टर, आप समझिए जैसे कोई प्रोफेशनल है डॉक्टर, तो उसका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, उसको हम बोलते हैं MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे और भी हैं लॉयर्स हैं, तो लॉयर्स के लिए होता है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल को क्या होना होता है, रजिस्टर्ड होना होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तभी वो अपना प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हैं।
बट हाल फिलहाल में अगर आप मैनेजमेंट की देखें तो ऐसा मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। बट अभी अभी रिसेंटली ऐसा बहुत केसेस देखने में आ रहे हैं जहाँ पर मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल तो ऐसा कोई ये वाला फीचर मैनेजमेंट में नहीं होता है, बट इन द कमिंग फ्यूचर जैसा अभी हमने बताया ये वाला फीचर भी उसमें चांसेस हैं कि ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में आ जाए। अगला फीचर देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है प्रोफेशनल्स की, वो अपने एथिकल कोड्स या फिर गाइडलाइंस जारी करती हैं जिसके दायरे में प्रोफेशनल्स को काम करना पड़ता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में हार्ड फास्ट ऐसे कोई एथिकल कोड्स वगैरह तो है नहीं, बट हाँ ये है कि कुछ ऐसे एसोसिएशन आ रहे हैं हमको जो अपने वो एथिकल कोड्स वगैरह दिए जाते हैं मैनेजर्स को, जिसके थ्रू जिनको मैनेजर्स को देखने पड़ते हैं और उसी तरीके से आगे काम करना पड़ता है। तो ये वाला फीचर फिलहाल तो नहीं है, बट हाँ हम कह सकते हैं आने वाले टाइम में ये फुल फ्लेज मैनेजमेंट में भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन में अगर हम बात करें वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोफेशनल का, उनका होता है सर्विस मोटिव। उनका मेन चीज़ है कि कैसे हम अपने क्लाइंट का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें थ्रू सर्विस। बट अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो होता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और वो ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, सोशल हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है। तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो मेनली सर्विस मोटिव नहीं पाया जाता है, बट अगर हम अभी देखें रिसेंटली आजकल हम देखेंगे मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल सर्विस मोटिव में बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैनेजमेंट इज ओनली पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट अभी तो हम प्रोफेशन नहीं बोलेंगे, बट हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ओनली पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। सो अगर हम एक बार में श्योर मतलब एक तरीके से एक बार में बोलना चाहें कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का, तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बट वहीं अगर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात करें हम तो अभी तो प्रोफेशन नहीं है, बट हाँ इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। जल्द ही ये प्रोफेशन भी कहलाया जाएगा। सो दिस इज ऑल इन दिस आवर वीडियो। I hope you like the video, and yes, if you have not subscribed our channel, go and subscribe our channel and hit the like icon button and bell icon button also, so that you can get our latest video. Thank you all. Bye bye.